नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी की बात करते हैं, उन्होंने किस तरह से सादगी से अपनी पैतृक गांव पौड़ी में दुर्गा पूजा की और दुर्गा पूजा के उपरांत जब वो रश्के से होते हुए गंगा आरती कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने परमार्थ आश्रम में उन्होंने वहाँ पे लोगों को समझाया, कुछ वहाँ पे उन्होंने परमार्थ आश्रम में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो है राज्य से बढ़कर होता है और हम कभी भी किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए हम जो है अपनी सीमाओं से भी बाहर जा करके अपनी स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। उन्होंने इनडायरेक्ट जो है चीन को निशाना बनाया है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब ने इनडायरेक्टली जो है अपने दुश्मनों को जो चेता दिया है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो चीन की बात हो, तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, अजीत डोभाल जी का जो ये बयान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, और वो उस समय पे जब चीन और भारत की सेनाएं लद्दाख एरिया में आमने सामने हैं। और आमने सामने ही नहीं है तो चीन तो हम भारतवासियों को डराने की नीयत से 50,000 सैनिकों को बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक और तोप और उसने फाइटर प्लेन भी वहाँ पर खड़े किए। तो उसने सोचा था कि हम डर जाएंगे और लद्दाख एरिया खाली करके वापसी हो जाएंगे और LAC के एरिया में जहाँ तक वो घुसना चाहता है, पेंगोंग झील के आसपास, वो कब्जा कर लेगा। लेकिन ये पहली बार हुआ कि भारतीय सेना की तैयारी और भारत सरकार के इरादे एकदम ऐसे स्पष्ट हुए कि चीन जैसा करेगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और अजीत डोभाल जी का ये कहना आज ये चीन को सीधी सीधी चेतावनी है। उन्होंने कहा कि हम स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते हैं, माने हमारी देश की कभी भी सेनाओं ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके और दूसरे देशों की जमीन कब्जाने के लिए कभी युद्ध नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि हम कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, हम जब भी कभी कोई काम करते हैं तो परमार्थ के लिए करते हैं, परमार्थ भलाई के लिए। चीन का जितना भी कदम है वो विस्तारवादी कदम है और वो हमेशा स्वार्थ में रहता है कि उसका स्वार्थ ये है कि उसकी देश की सीमाएं और आगे विस्तार कर जाएं, और इसीलिए वो हमारी LAC पे बैठा है। लेकिन आज अजीत डोभाल जी ने स्पष्ट शब्दों में एक तरह से चीन को चेतावनी दे दी कि हम स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए काम करते हैं। लेकिन अजीत डोभाल जी ने दूसरी बात वहां बोली कि दुश्मन हमारा जहां चाहता है हम वहां लड़ेंगे। आप LAC पे चाहते हो लद्दाख एरिया में, लद्दाख में लड़ लो। उनका मतलब था कि आप अगर अरुणाचल प्रदेश में आना चाहते हो, लड़ना चाहते हो तो वहां लड़ लो, समुद्र में लड़ना चाहते हो तो समुद्र में लड़ लो। आज हमारी तीनों सेनाएं इतनी सक्षम हैं, समर्थ हैं, शक्तिवान हैं कि किसी भी देश को धूल चटाने में सक्षम है। और इसीलिए आज खुली चेतावनी उन्होंने चीन को दी कि चीन जहां चाहे हम वहीं लड़ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब चाहें वो आपकी इच्छा है। सीधा चीन को कहा कि जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें हम तैयार हैं। और उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी आज चीन को कि आप जो सोच रहे हो ना कि हम LAC पे बैठे हैं, बस यहाँ -50 टेम्परेचर भी सर्दियों में हो जाता है तो वहाँ जमे रहेंगे, वो हम अपनी सुरक्षा के लिए जमे हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी और हमको ऐसा लगा कि चीन की कोई ऐसी हरकत है या दुश्मन देश पाकिस्तान की कोई ऐसी हरकत है जो हमारे देश के लिए खतरा पैदा हो सकती है, तो पहले भी अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और उसको आज अजीत डोभाल जी ने दोबारा दोहरा दिया कि जरूरत पड़ेगी तो हमारी सेनाएं सीमा लांघकर भी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है और हम आगे भी कर सकते हैं इस काम को। ये सीधी सीधी चेतावनी है। दूसरी, आज आप देखिए कि हमारे देश के रक्षा मंत्री वो दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में थे और सेना की वहाँ 33वीं कोर वहाँ पर होती है, तो वहाँ शस्त्र पूजन किया उन्होंने। और उन्होंने भी यही बात बोली है कि चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अनेक देशों में जमीन हड़प रहा है, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि भारत में भी मैं ऐसा कर लूँगा तो वो उसका सपना है। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना हर तरह से तैयार है, हर मोर्चे पे तैयार है। तो अजीत डोभाल जी इस समय तो सरकार में
मंत्री का दर्जा पाए हुए भी हैं। और जब वो एनएसए के तौर पे काम कर रहे थे तब भी हमने देखा कि उनका काम कितना बेहतरीन रहा है कि दुश्मन को उसके घर में घुस के मारना और उसको कानों कान खबर ना होना। और सबसे बड़ी बात कि अजीत डोभाल जी की जो रणनीति रहती है वो इस तरह की रहती है कि भारतीय सेना का और सैनिकों का कम से कम नुकसान हो। और इसी नीति के तहत आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना, जैसे कि राहुल गांधी का उलझुल बयान हम आता रहता है, वो आज भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब चीन, देखो जी मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई। तो ये हमेशा एक ही राग अलापते हैं जिससे चीन को फायदा हो। लेकिन अब आप देखिए ये जिस तरह का बयानबाजी लोग करते हैं, ये हमारी सेना है, वो हमारा ये सरकार का इरादा है कि लोग बाग सोच रहे हैं कि हम केवल जो है सेना को आमने सामने बैठे हैं, इतने दिन हो गए कुछ करते क्यों नहीं। कोई कह रहा है नवरात्रे में हमला हो जाएगा, कोई कहेगा सर्दी के पहले हो जाएगा। ये डोभाल जी की रणनीति है कि दुश्मन को एक कदम आगे ना बढ़ने दो और उसको ये दिखा दो कि जो लाइन तूने खींची है ना, हमारे पास उससे भी बड़ी लाइन है, उसकी हिम्मत ना हो। तो रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। और वो सारी रणनीति जो सेनाओं की बन रही है उसमें बहुत बड़ा काम अजीत डोभाल जी का है। और ये अजीत डोभाल जी की सलाह पे ही काम है कि मौका आने पर हम सीमा में घुस के मारेंगे तो दुश्मन को दिखा देंगे, चाहे वो चीन भी क्यों ना हो। तो अजीत डोभाल जी जिस कदम को उठाते हैं उसमें ऐसा नहीं है, और वो हड़बड़ी में लिया गया नहीं, बहुत आराम से योजनाबद्ध तरीके से कोई कदम उठाते हैं। चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा, नहीं हटेगा तो दूसरा कदम भी भारतीय सेना और भारत की सरकार उठा सकती है। आज के बयान से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा जी ने आज अपने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। तो उसको आप किस तरह से लेते हैं कि कभी वो चाइना के दबाव में आकर के अनाप बातें कर देते हैं और दूसरी तरफ जो अब अभी अपने पूरे पुराने पैटर्न में आ गए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जो ये नेपाल ने भी यू टर्न लिया है, आप इसको यू टर्न कहिए, क्योंकि आप देखिए कि केपी शर्मा ओली इस बात पे जिद पे अड़े थे और उन्होंने जो भारतीय भाग है उसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा ये क्षेत्र को नेपाल का दर्शा दिया था और नया नक्शा जारी किया था। यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल में चलने वाली जो किताब है उसमें भी वो कोर्स में लगवा दिया कि भाई ये जो है अब हमारा क्षेत्र है। एक अभियान चला नेपाल के अंदर, जो उन्हीं के लोग, उन्हीं की सरकार के लोग, यानी नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लोग भी वहाँ विरोध उनका काफ़ी हुआ। नेपाली कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया कि भाई आप ये बयान क्यों दे रहे हो, भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध वर्षों से रहा है और आप इस संबंध को खराब कर रहे हो, किस लिए? केवल कम्युनिस्ट पार्टी आपकी जो विचारधारा है वही विचारधारा की पार्टी नेपाल की है। तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है और चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है ही, तो चीन के दबाव में आप भारत से संबंध खराब कर रहे हो। तो इस समय उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी केपी शर्मा ओली की, और उस समय यह भी खुल के आया था पब्लिक डोमेन में कि जो चीन की राजदूत है नेपाल के अंदर, उससे उनके कुछ संबंध हुए थे और उन संबंधों के कारण और शायद किसी लालच के कारण, क्योंकि ये भी अंदर खाने मीडिया में रिपोर्ट थी कि कुछ पैसा चीन ने उनको दिया है इस काम को करने के लिए कि आप भारत से अलग हो जाओ और चीन से निकटता बढ़ाओ। तो उन्होंने उस समय जो बयान दिया उसका फायदा चीन ने उठाया। भारत के लोग तो पहले ही चेतावनी दे रहे थे कि भाई चीन की जो विचारधारा है, वो चीन का जो काम है वो विस्तारवादी नीति है, और ये जिस देश से भी जो देश भी इसके साथ दोस्ती करता है ये उसी के साथ धोखा करता है। जिस तरह से इसने जो आपका देखिए तिब्बत में किया कि तिब्बत ने मदद के लिए बुलाया, लेकिन ये तिब्बत में जम के बैठ गया, बहुत सारे एरिया को इसने कब्जा लिया। तो इसलिए ये नेपाल को भी समझा रहे थे, लेकिन नेपाल को उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो स्वार्थ देख रहे थे, और वो स्वार्थ कई तरह का हमें समझ में आ रहा है कि पैसा भी हो सकता है, वो कोई शारीरिक आकर्षण भी हो सकता है, या राजनीति में प्रधानमंत्री पद पे बना रहूं मैं और मुझे कुछ चीन सपोर्ट करता रहेगा। इन तरह के स्वार्थों में केपी शर्मा ओली ने ये बयान दिए और उस पर वो अड़े रहे। लेकिन आज जब उनको पता लगा कि जिस चीन को वो अपना मित्र मान रहे थे, उस चीन ने तो उनके लगभग 7 जिलों में वो जमीन कब्जा ली, और जो उनका बॉर्डर एरिया था उसमें जो खंबे लगते हैं बॉर्डर को दर्शाने के लिए, वो पोल जो है
लगभग जो है आप समझ लीजिए 1500 गज अंदर, 1500 गज बॉर्डर एरिया में अगर अंदर खिसका के लगा दिए जाएं तो कितनी बड़ी जमीन 7 जिलों में वो चीन ने कब्जा लिया है। और अब चीन के इस कदम के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री की नेपाल में बहुत बुराई हो रही है, भत्सना हो रही है, और उनकी पार्टी में भी अब ये मांग उठी है कि ऐसे प्रधानमंत्री को हटाओ, जिसकी वजह से चीन हमारे नेपाल में कब्जा करके बैठ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत से संबंध इन्होंने खराब कर लिए, जिससे हमारा रोटी बेटी का संबंध और इतना पुराना संबंध रहा है। तो आज नेपाल के सरकार, केपी शर्मा ओली और वहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि भारत उनके हमेशा हित में रहेगा, और इसलिए इन्होंने ये जो यू टर्न लिया है, अब पाठ्य पुस्तकों से भी वो नया वाला नक्शा हटाने के आदेश दिए हैं, पुराना वाला नक्शा ही रहेगा। और आज जो दशहरे की शुभकामना दी है उसमें भी उन्होंने पुराना नक्शा ही जारी किया है पीछे लगाकर। नया नक्शा जो चीन चाहता था वैसा उन्होंने नहीं किया। इससे एक स्पष्ट, और आपको बताऊं ये बड़ा कदम कब हुआ था। ये बड़ा कदम नेपाल के प्रधानमंत्री ने तब उठाया है, इसके पीछे भी अजीत डोभाल हैं, कि अजीत डोभाल उनसे मिलके आए थे और उसके मिलने के बाद ये परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कहें या नीति परिवर्तन, नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जी की रणनीति है इसके पीछे भी, कि उन्होंने नेपाल के लोगों को, नेपाल के प्रधानमंत्री को यह एहसास कराया है कि तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा हितैषी ये भारत हो सकता है, चीन नहीं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है चीन के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है। इसको बड़ी विस्तार से और बड़ी सरल शब्दों में आपने समझाया। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका।